यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मैंने कल बताया था कि डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं, बल्कि 7 भी होते हैं, है ना। तो आप 7 लिखना चाहें तो 7 लिख सकते हैं। कौन कौन से वही बताए थे मैंने, नहीं तो आप कम से कम 5 तो लिख ही दें, जिसमें पहला एनालिसिस, दूसरे में अपन उसका वैचारिक डेटा बनाते हैं, फिर अपन लॉजिकल स्कीमा बनाते हैं, इसके बाद अपन उसको स्कीमा को 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि रिफाइनमेंट, और फिर भौतिक यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर का बनाया जाता है। तो अब डाटा जो एडजस्टमेंट या बोलते हैं सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। डीबीएमएस में सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन डेटा को किसी भी व्यवस्थित तरीके से या किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उसमें जो डाटा होता है उस डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। सामान्यतः ये 2 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप, इस स्टेप में यह रिलेशन टेबल में से जो रिडंडेंसी होती है उस डाटा को, यानी वह डाटा जो एक से अधिक बार लिखा जाए, रिडंडेंसी मतलब होता है एक से अधिक बार, डुप्लीकेशन मतलब, तो उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि इसमें अपन जब 2 टेबल बनाएंगे, 3 टेबल बनाएंगे, तो उनका आपस में जब लिंक करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें डाटा का डुप्लीकेशन हो जाए। तो वो अलग करने के लिए पहला स्टेप ये है कि डाटा किसी टेबल, हमने कोई टेबल बनाई और उस टेबल के अंदर उस टेबल के अंदर डाटा का डुप्लीकेशन है, तो उसको हटाने का कुछ सोचा जाए कि हटाया कैसे जाएगा। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे बताया था कि राम नाम का आदमी कई बार पैसे जमा कर रहा था, तो उसकी एंट्री बार बार पे हो रही थी, तो हमने उस टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, एक में कस्टमर टेबल, एक में डिपोजिट। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि पहले स्टेप में यह रिलेशन टेबल में से रिडंडेंस को, रिडंडेंट डाटा को, मतलब वह डाटा जो एक से अधिक बार लिखा हुआ हो, तो उसको क्या करता है, एलिमिनेट, उसको पहचानता है, उसको अलग करने का काम करता है। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप पे यह इंश्योर करता है कि टेबल में केवल उससे संबंधित डाटा ही स्टोर है। यानी कि जब आपने अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने के बाद ये होना चाहिए कि दोनों टेबल के अंदर डाटा वही है जो मेन टेबल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी है, एक टेबल है जिसका नाम कस्टमर टेबल है, और कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी होगी, सबकी अलग अलग कस्टमर आईडी होगी, और हर कस्टमर ऑर्डर देगा तो सबके हर कस्टमर आईडी के अलग अलग ऑर्डर आईडी भी होगी। लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं होगा या कोई भी ऑर्डर आईडी ऐसी नहीं होगी जिसमें कस्टमर आईडी ऐसी हो जो कस्टमर आईडी में नहीं, टेबल में नहीं है। जितने भी कस्टमर जितने भी कस्टमर टेबल में होंगे, जितने भी कस्टमर उस टेबल में एंट्री है, उतने ही व्यक्ति के क्या होंगे, या उनमें से किसी व्यक्ति का क्या होगा, ऑर्डर होगा, उनके अलावा किसी और का ऑर्डर नहीं होगा। ऐसा मतलब, मिसाल के तौर पे एक टेबल है, जिस टेबल में 101, 102, 103 कस्टमर आईडी होंगे, 3, 101, 102 और 103, ठीक है। अब जब भी ऑर्डर देगा कोई आदमी 101 वाला, तो ऑर्डर टेबल में सेव हो जाएगा, ऑर्डर नंबर अलग होगा, ऑर्डर और कस्टमर आईडी अलग होगी। 102 वाला ऑर्डर आईडी है, वो ऑर्डर देगा तो उसकी ऑर्डर आईडी अलग होगी और कस्टमर आईडी अलग होगी। 103 वाला ऑर्डर देगा तो उसकी ऑर्डर आईडी अलग होगी और कस्टमर आईडी अलग होगी। लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं होगा कि 104 वाला हो, 105 वाला, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कस्टमर टेबल में नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है जिसने अपनी आईडी नहीं बनाई है। अमेजोन पे आप ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कस्टमर आईडी बनाना पड़ेगी, उसके बाद आप ऑर्डर करवाएंगे। बिना आईडी के आप ऑर्डर नहीं कर सकते, है ना। यानी कि दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप में ये इंश्योर करना है कि टेबल में केवल उससे संबंधित डाटा ही स्टोर है। ऐसा नहीं हो कि आदमी ने कस्टमर आईडी बनाई नहीं और वो ऑर्डर कर रहा है, तो बार बार कस्टमर से बोल रहा है, भाई साहब मेरा ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल, दुकान पे गए, आप बाजार में गए, तो बाजार में जाके आपने कहा ऑर्डर आईडी बनाते हैं या नहीं बनाते, सामान पैसे देते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, कोई ऑर्डर आईडी नहीं, कोई कस्टमर आईडी नहीं है, कोई कस्टमर आईडी नहीं है। हाँ, इनवॉइस नंबर आपको बिल मिल सकता है, आपको बिल मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा आपका बिल नंबर ये है। बिल नंबर मान लो या उसको ऑर्डर आईडी मान लो, कुछ ही मान सकते हो उसे अपन, तो बिल मिल जाएगा आपको बाजार के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें जरूरत नहीं है कस्टमर आईडी की। लेकिन हम बात करें डाटाबेस की, डाटाबेस में कस्टमर का डाटाबेस सेव होगा
ताकि मुझे मालूम चल जाए कौन कस्टमर है। और ऑर्डर का डाटा भी सेव होगा, फिर अलग टेबल में ऑर्डर भी एंट्री कर रहे होंगे अपन। एक अलग टेबल हो, दो टेबल होंगी, एक में कस्टमर टेबल, एक ऑर्डर टेबल। तो ऑर्डर टेबल में सारी ऑर्डर की एंट्री हो रही है, कितने कितने ऑर्डर किए गए हैं, किस आईडी से कितने ऑर्डर किए हैं, मालूम चल जाएगा। सेम वैसे भी मैं कल एग्जाम्पल दिया था कि किस अकाउंट नंबर ने कितनी बार पैसा जमा किया, है ना। तो जब दो टेबल बनेंगी, दो टेबल को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए यह इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों टेबल में जो डाटा है उस टेबल में केवल उससे संबंधित डाटा ही स्टोर होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कस्टमर है ही नहीं और वो ऑर्डर लगा दे बिना आईडी जनरेट करे, बिना ऑर्डर आईडी, बिना कस्टमर आईडी के आप ऑर्डर नहीं कर पाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रिलेशन टेबल के समूह को क्रिएट करना होता है जिसमें रिडंडेंट डेटा ना हो तथा जो निरंतर और सही तरीके से मॉडिफाई भी हो सके। जो मेन टेबल होगी, कस्टमर आईडी कभी डबल नहीं सकती। अगर कस्टमर 50 है तो 50 कस्टमर के कस्टमर आईडी अलग अलग होगी, वो डबल नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन उस आईडी के द्वारा डबल ऑर्डर हो सकते हैं, डबल ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन ऑर्डर टेबल में जो ऑर्डर नंबर होगा वो सबका अलग अलग होगा। कस्टमर आईडी भले एक हो सकती है कि एक ही आईडी से 5 ऑर्डर हो सकते हैं, तो एक आईडी के 5 ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब 5 ऑर्डर आईडी अलग अलग होंगी, 5 अलग अलग ऑर्डर है पर एक ही ऑर्डर आईडी से की गई है। तो एक ऑर्डर आईडी से 5 अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं, तो उस टेबल में ऑर्डर आईडी डबल नहीं होगी, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी डबल नहीं होगी, यूनिक रहेगी हमेशा, तो डबल नहीं हो सकती। तो वो बताया जा रहा है कि इसमें डाटा कैसा हो। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ऐसे रिलेशन टेबल को बनाना, ऐसे समूह को बनाना जिससे कि रिडंडेंसी डाटा ना हो, यानी डाटा डुप्लीकेशन कम हो जाए, जो निरंतर काम करता रहे और सही तरीके से मॉडिफाई भी कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी डिलीट कर देता है, कस्टमर आईडी डिलीट कर देता है, तो उससे संबंधित ऑर्डर भी डिलीट हो जाएंगे, बाद में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। कोई सिम है, वो सिम आपने बंद करा दी, अगर 2 साल 3 साल बाद में बोल रहे हो ऐसे, उस सिम पे जो नंबर है, इस नंबर की डिटेल निकाल लेना, तो कॉल डिटेल मना कर देगा कि सर हम पे इसका कोई डाटा नहीं है, तो ये नंबर बंद हो चुका है। क्योंकि उससे पहले क्या करेंगे, कोई कस्टमर ने अपनी आईडी डिलीट कर दी, अकाउंट डिलीट कर दिया, तो उसके ऑर्डर संभाल के रखेंगे हम, तो उसके ऑर्डर भी डिलीट हो जाते हैं। तो बाद में उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, निरंतर भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। डाटाबेस के अंदर, जो डाटा के अंदर डाटाबेस का जो इंफॉर्मेशन जो होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम डाटा को अलग अलग रख सकें, डुप्लीकेट ना करें और दोनों में संबंध भी बना सकें। तो मेन 2 काम होते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, डाटा को पहले एक टेबल देखो, उस टेबल में डाटा डबल तो नहीं हो रहा, और डबल नहीं हो रहा तो उससे काम चल जाएगा आपका। पर डबल हो रहा है तो फिर आपको 2 टेबल अलग से बांटना पड़ेंगे। उसमें भी डबल हो रहा है तो आप 3 टेबल बांट सकते हो, उसमें भी हो रहा है तो 4 टेबल बांट सकते हो। अब कैसे बांटना है उसमें लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहली स्टेप में डाटा डबल ना हो, और दूसरी स्टेप में डाटा जब डबल करने के बाद जब टेबल बनाई जाएंगी तो उस टेबल में डाटा ऐसा हो कि दूसरी टेबल में डाटा संबंधित डाटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग से भर दिया जाए कि अब ऑर्डर टेबल अलग हो तो किसी की ऑर्डर डाल दो, किसी का आईडी डाल दो। जो आईडी होगी उसी से आप ऑर्डर पर दे पाएंगे, दूसरा ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। टाइप होते हैं इसके डीबीएमएस में, नॉर्मल फॉर्म 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 की बात करेंगे, क्योंकि 3 से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको अपन एनएफ बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म यानी कि एनएफ। ठीक है, और ये ईएफ कोड से स्पेसिफाइड किया जाता है। एंटिटी फॉर्म, ईएफ मतलब एंटिटी, मतलब
कोई भी व्यक्ति या कोई डाटा फॉर्म, मतलब अपन उसके कितने टाइप में बांट रहे, कितने फॉर्म में बांट रहे हैं। तो तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। फर्स्ट एनएफ, 1 NF, इसको बोलते हैं 2 NF, इसको बोलते हैं 3 NF। 1 NF क्या होता है? एक टेबल तब फर्स्ट एनएफ कहलाती है, या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है जब वह रिपीटिंग ग्रुप में हो। यानी कि आपने उसके अंदर कोई डाटा बनाया और वो डाटा बार बार पे रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। जैसे ये टेबल है, ये वाली टेबल, इसमें यहाँ पर नाम हो गया, इसमें एड्रेस हो गया। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है पेरेंट नेम हो, अपन जो आपको भरना चाहे भर सकते हैं। अपन तो अपना डाल दिया मूवीज। ठीक है। और यहाँ पे अपन ने उसका कोई जो टाइटल जो होता है वो डाल दिया अपन ने। जैसे कि अब यहाँ पर नाम देखिए, ये नाम रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमने एक टेबल बनाई तो इस नाम के आदमी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो 2 डाल दिए। यहाँ पे व्यक्ति 2 है, 3 है। ठीक है। इनके एड्रेस भी अलग अलग हो, व्यक्ति तो अलग अलग है, तो एड्रेस भी इनके अलग अलग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है ना। इनका एड्रेस दोनों सेम, इसका एड्रेस अलग है, नाम तो वही है ना। तो 2 व्यक्ति नाम, एक ही नाम के व्यक्ति हो सकते हैं, 2, इनका एड्रेस अलग अलग हो सकता है। तो ये नाम कॉमन आ गया, यहाँ पे इसका एड्रेस हो गया, और किस मूवी रेंटेड में है, किस में है, तो अपन यहाँ पर डाल देंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो और इजी, ये दिया ऑप्शन, ये टेबल दिए, थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है ये वाला। इस बारे में क्या दिया गया है इस टेबल में, ये स्टूडेंट नेम है। ठीक है। 3 नाम बताए मैंने, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, और इसको नॉलेज है जावा की, C++ की, PHP की, 3 नॉलेज इसको है। अब अपन चाहते हैं कि इस टेबल को अलग अलग जो नॉलेज है इसको अलग अलग बाहर बांट दिया जाए, जावा को अलग, सी को अलग, इसको अलग। तो कैसे बनेगी? थॉमस को जो सरनेम हो गया, नॉलेज है C++ की, थॉमस को नॉलेज है PHP की, थॉमस को नॉलेज है जावा की। फिर इसका यहाँ पे नाम, दूसरा नाम आ गया, कोई भी हो सकता है, आकाश हो सकता है, मोहन हो सकता है, आप इंडियन नाम डाल देना, इंडियन नाम डाल देना। तो ये आप जैसे कि मोहन है तो इसकी नॉलेज है, तो इसको 3 चीजों की नॉलेज है, तो 3 बार नाम आ गया। इसको 2 की नॉलेज है तो 2 बार नाम आया, इसको 2 की तो 2 बार नाम आया, तो ये नाम रिपीट हो गया। तो ऐसी तो डाटा भी चाहिए, लेकिन इसमें डाटा का डुप्लीकेशन हो रहा है। डाटा का क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये क्या है? फर्स्ट एनएफ है ये। तो टेबल तब फर्स्ट एनएफ में होती है जब वह रिपीटिंग ग्रुप में हो। कोई डाटा इसमें बार बार पे, एक ही डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डाटा बार बार पे। ठीक है। तो रिपीटेड ग्रुप में हो, या कंटेंट को, इससे कंफ्यूज मत होना है जगह पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है, ये डाटा जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि एक टेबल फर्स्ट एरर में तब होती है जब वह रिपीटिंग ग्रुप को कंटेंट नहीं करता है। आपको नहीं करता बताया गया है ना। नहीं करता मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रिपीटिंग डाटा है, रिपीटिंग है इस जगह पे, हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो रिपीटिंग नहीं रख रहा है। यहाँ पे रिपीटिंग है, यहाँ नहीं रख रहा है। तो ये वाली बात बोली गई। रिपीटिंग मतलब ये नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड। वो क्या बोल रहा है? जब वह रिपीटिंग ग्रुप, यानी कि एक बार एक ही डेटा, डेटा बोला, रिकॉर्ड नहीं बोला, ये पूरा रिकॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रिकॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रिकॉर्ड है। अगर बोलता रिपीटेड ग्रुप, तो पूरी लाइन देखते हैं अपन,
डाटा बोल रहा है वो, डाटा मतलब किसी कॉलम के अंदर डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें देखो एक दो तीन डाटा एक ही बार में हो रहे आ रहे हैं, तो तीन अलग अलग आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अलग भागों में तोड़ना पड़ेगा। रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, तो रिपीटिंग डाटा को नहीं रखता है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया, रिपीटिंग रिपीटिंग हट गया यहाँ से। इसमें रिपीट हो रहा है ना, जावा भी है, रिपीट हो रहा है कि डाटा यहाँ पे, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो डाटा, ये पूरी लाइन क्या है, रिकॉर्ड है, बात रिकॉर्ड की हो रही है। तो इस प्रकार से या तो ये बोल दो कि रिपीटेड रिकॉर्ड होते हैं, या तो ये बोल दो कि एक टेबल फर्स्ट एरर में तब होती है जब उसमें रिपीटेड ग्रुप होते हैं, रिपीटेड क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड बोल दो या तो। और डाटा बोल रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा कि एक ही डाटा को कंटेंट नहीं करता है, यानी एक कॉलम में एक से डाटा नहीं होना चाहिए। वह रिलेशन या टेबल को रिपीटिंग ग्रुप को कंटेन किए रहती है और वह रिलेशन या टेबल रन नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, इसको अपन अननॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जब हमारी टेबल ऐसी फॉर्म में आ जाती है, जब डाटा में ऐसे भर रहे हैं कि इस बंदे ने फीस जमा करी इस तारीख में, इस तारीख में, इस तारीख में, इस तारीख में, तो एक ही कॉलम लिखते जा रहे हैं आप। जमा की फीस 5 बार, तो 5 डाटा आपने एक ही कॉलम में भर दिया, जमा फीस में 5 बार लिख दिया, 5 बार। तो अब उसको तो अपन कंप्यूटर में लिख नहीं पाएंगे, इस तरीके से अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करके टेबल बनती है, टेबल बनाना पड़ेगी इस तरीके से। तो एक ही डाटा हम कह सकते हैं कि एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो जाता है, या बोलेंगे एक ही डाटा को रिपीट करके नहीं रखता है, तो बोलेंगे उसको अपन डाटा और रिकॉर्ड में फर्क आ गया है ना। और डाटा बोलेंगे तो फिर ये वाली बात आ गई कि डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट एनएफ है। और बोलेंगे कि रिकॉर्ड जो दिया हुआ डाटा, रिकॉर्ड जो दिया हुआ वो रिपीट हो सकता है, तो हो गया फर्स्ट एनएफ हो गया। इसको क्या कहते हैं अपन, अननॉर्मलाइजेशन, यानी कि फर्स्ट एनएफ जो होता है वो नॉर्मलाइज नहीं होता है। 3 टाइप के होते हैं। पहली फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें डाटा हमारा नॉर्मलाइज है ही नहीं है, तो उसको अपन अननॉर्मलाइज भी कहते हैं, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इस जगह पे अपन अगर आईडी दे देंगे शुरू में, अपन स्टूडेंट आईडी या नामांकन नंबर देंगे, नामांकन नंबर, ये स्टूडेंट आईडी दे देंगे, तो स्टूडेंट आईडी कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो रिपीट हो जाएगी, 1 2 3 बार आ जाएगी, एक ही टाइम रिपीट हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, दिक्कत आएगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति जैसा डाटा अलग अलग है, इस व्यक्ति ने ये ऑर्डर किया है, इसने ये भी ऑर्डर किया था, ये भी ऑर्डर किया, 3 डाटा आ गया, तो ऑर्डर आईडी तो एक ही होगी। अब ऑर्डर आईडी एक ही होगी तो 3 डाटा क्या बनेंगे अपन, जगह गिरेगी ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये पहली ये फॉर्म है, ये ऑर्डर समझ लो, ये आदमी का नाम है, इसने ये ऑर्डर किया है, आदमी का नाम है, ये ऑर्डर किया है, आदमी का नाम है, ये ऑर्डर किया है, ठीक है। अब आदमी तो वही है, तो ऑर्डर आईडी सेम होनी चाहिए, और ऑर्डर आईडी कभी भी रिपीट नहीं होती। एक व्यक्ति की डबल आईडी नहीं, मतलब नहीं बन सकती क्या, हाँ कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी जो होती है, वहां पे कस्टमर जो शुरू में आईडी बनेगी, एक कॉलम बनाएंगे एक्स्ट्रा अपन कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी एक बार बन गई, दोबारा बनेगी नहीं, कंप्यूटर लेगा नहीं। यहाँ पर 3 बार आ रही है, लेना नहीं चाहिए ना, गड़बड़ हो जाएगी, तो बना नहीं पाएंगे इस तरीके को अपन। ये काम ये पहले कागज में बनता है, मैंने बताया था ना पहले, वैचारिक वो लॉजिकल को बनता है इसके माँ, ये कागज पे बना के देखते हैं लोग, पहले ऐसा बन रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, फिर दूसरी टेबल बनाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, अब बनाते हैं सेकंड एनएफ पे। एक टेबल या रिलेशनल तब सेकंड एनएफ कहलाती है जब वो फर्स्ट एनएफ की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। जैसे आपको लग रहा है कि यार इस जगह पे हमने बना तो ली टेबल फर्स्ट एनएफ में, लेकिन इसमें स्टूडेंट आईडी हो और होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट आईडी और होना चाहिए। जैसे आप आईडी बनाओगे तो आईडी रिपीट हो जाएगी, आईडी क्या हो जाएगी,
रिपीट हो गया 3 बार। ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड टाइम देखते हैं। ठीक है, देखो समझे आप है? ये एक टेबल है, इसमें स्टूडेंट का आईडी नंबर, स्टूडेंट का नाम, और 2 कोर्स कर रहा है। 2 कोर्स कर रहा है, मैथ और साइंस। ठीक है, अब दो ध्यान से समझ में आएगा। इसे फर्स्ट ने भी दिया हुआ, सेकंड ने दोनों दिए थे। ये चित्र दिख रहा है आपको, इस वाले में आप देखिए ये टेबल बनाई गई है। स्टूडेंट आईडी भी दिया गया है, नेम भी दिया गया है, और ये नाम रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। रमेश आदमी अलग 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, तो आईडी तो अलग अलग होगी। 2 नाम वाले ही हैं, लेकिन आईडी तो सबके अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट, ये मैथ भी सीख रहा है, साइंस भी सीख रहा है, ये इंग्लिश सीख रहा है, हो सकता है ये हिंदी भी सीख रहा हो। तो 2 कॉलम किसी के आ सकते हैं, किसी के 3 डाटा आ सकते हैं। तो इसको रिपीटेड डाटा नहीं रखना चाहिए, ये डाटा रखना इससे कि सही नहीं है। तो किसी भी कॉलम में रिपीटेड डाटा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एनएफ हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, बनाया फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट एनएफ में क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे आईडी 1289, नाम वही है रमेश, रमेश, लेकिन ये मैथ के लिए, साइंस के लिए। तो मैंने इसको अलग अलग डाटा में बांट दिया। तो रिपीट डाटा कंटेंट नहीं करता है, कंटेंट नहीं है, अलग अलग डाटा हो गया, मैथ अलग, साइंस अलग। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एनएफ हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है भाई, आईडी नंबर 1289 दोबारा आ रहा है, दिक्कत आ रही है। जैसे आपने किसी कंपनी में आप डाटा बनाते हो आप, तो आपने मुझसे बोला कि सर आपके लिए डाटा बनाना, मैंने बोला डाटा बनाने मेरे लिए। आपने ठीक है सर, क्या क्या चाहिए, कि हम तो लड़के का आईडी नंबर, लड़के का नाम, और ये कौन कौन सब्जेक्ट हो तो डाटा आ जाए इसके अंदर। तो ठीक है, आपने टेबल बनाई कागज के ऊपर। तो ये बोला सर रिपीट हो रहा है, मैथ अलग, साइंस अलग, अलग अलग आना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे बना के देखा, फर्स्ट स्नैप में आ गए। यहाँ पर आईडी नंबर वही, लड़के का नाम, मैथ और साइंस अलग अलग बढ़ गया। जी क्या हो गया, फर्स्ट एनएफ हो गया। जी क्या हो गया, फर्स्ट एनएफ हो गया। लेकिन फर्स्ट एनएफ में आने वाली समस्याओं को सॉल्व किया जाता है सेकंड एनएफ में। समस्या क्या आ रही है इसमें, कि आईडी नंबर रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये आईडी नंबर रिपीट हो तो हो, लेकिन हम क्या करें, डाटा अलग अलग हो जाए। ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कि जो रमेश भी हुई, ये भी हुई, तब दिक्कत पैदा हो रही है इसमें। अब क्या करेंगे इसमें अपन, तो इसको उन्होंने क्या किया, इस पूरी टेबल को 2 हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में बांट दिया। एक आईडी, सब्जेक्ट, आईडी और नेम, ये पूरी टेबल है। ये टेबल अलग, ये टेबल अलग। तो 3 कॉलम बनाए हैं, तो 3 कॉलम नहीं बनाए, 2 कॉलम बना दिए, एक आईडी सब्जेक्ट और आईडी नेम। अब डाटा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये जो छोटा, ये तो 2 नाम है केवल, रमेश और श्रुति, बस 100 नाम होते हैं, तो कितने रिपीट होते हैं। कोई मैथ भी कर रहा होता है, साइंस भी कर रहा होता है, हिंदी भी कर रहा होता है, इंग्लिश भी कर रहा होता है, रिपीट होते नहीं होते। मान लो 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट पांच अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 25 कॉलम, 25 रो बन जाएंगी, बनेंगे 25 रो। तो 5 लोगों का डाटा 25 जगह पे लिखा जाएगा। अब 25 जगह जगह गिरेगी कंप्यूटर के अंदर, तो जगह कम से कम गिरे, इसलिए डाटा बनाया जाता है। और हमेशा उनको नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि जगह कम गिरे। तो फिर उन्होंने क्या किया, पूरी टेबल को 2 भागों में बांट दिया, स्टूडेंट आईडी और नेम, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम। अब देखो, इस आईडी से मालूम चल रहा है कि ये स्टूडेंट है, ये कोर्स कर रहा है, ये स्टूडेंट है, ये कोर्स कर रहा है, ये स्टूडेंट है, ये कोर्स कर रहा है। तब नाम की जगह नहीं गिरेगी, अब नाम 2 बार नहीं आएगा, जगह बचेगी नाम की। यहाँ पे ये आईडी है,
ये नेम है, भले तुम इसे काट सकते हो इस वाले को, तो इस वाला तुम काट सकते हो, बीच में ये एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि 12 89 एक आदमी, फिर 56 68 दूसरा आदमी, दो पन चाहिए ही नहीं, दोनों को चाहिए नहीं। अब कोई पूछता है ये 12 89 क्या कर रहा है, मैथ, कौन है 12 89, यहाँ चेक कर लेंगे, रमेश है। 12 89 क्या कर रहा है, साइंस, कौन है 12 89, रमेश है ना। और 56 68 क्या कर रहा है, इंग्लिश, कौन है ये, श्रुति है। तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हो, केवल दो बार भरेंगे यहाँ पे। यहाँ जैसे इसमें था 2 बार नाम आया है, ऐसे केवल 2 बार नाम आएगा, एक बार नाम इसका, एक बार नाम इसका। और इसमें अपन आईडी नंबर बार बार पे और सब्जेक्ट नंबर बार बार डाल सकते हैं, तो हमें व्यक्ति के नाम बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमारे जब नाम नहीं डाले बार बार पे तो मेमोरी बचेगी। अब पहचान भी रहे हैं अपन, और लिंक भी हो रहा है, इसमें भी डाटा है जो डाटा इसके अंदर होगा, जो स्टूडेंट इसके अंदर है वही स्टूडेंट इसमें होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टूडेंट पहले एडमिशन नहीं लिया है और सीधा कोर्स कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले वो एडमिशन लेगा ताकि उसका आईडी बन जाए, उस आईडी के हिसाब से सब्जेक्ट में एडमिशन अपना ले सकता है किसी सब्जेक्ट में। मालूम चल जाएगा भाई ये स्टूडेंट है, मैथ भी कर रहा है, साइंस भी कर रहा है, इंग्लिश भी कर रहा है, पता चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 नंबर का व्यक्ति यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहा है, 100 नंबर कौन है, डाटा ही नहीं है इसके अंदर, डाटा में कहाँ से आ गया। जब तक इसमें नहीं आएगा तब तक इसमें नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया एनएफ क्या है। तो सेकंड एनएफ हो गया। तो सेकंड एनएफ एक टेबल या रिलेशन टेबल तब नॉर्मल फॉर्म, तब एक सेकंड टेबल या रिलेशनल तब सेकंड फॉर्म में होती है, सेकंड एनएफ में होता है जब वो फर्स्ट एनएफ की समस्याओं को या रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है और सभी नॉन की एट्रीब्यूट बना देता है। नॉन की मतलब होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐसे बन जाएंगे जिसमें अपन की लगा सकें। यहाँ पे अपन जैसे कि ये जो की का मतलब होता है एक ऐसा कॉलम जो रिपीट नहीं हो रहा हो, उसे की बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, इस पे की लगा सकते हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो काम खराब हो गया, इसमें काम नहीं चल रहा अपना। हम डाटा अलग अलग किया तो ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन जी रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हम की नहीं लगा सकते, यहाँ पे ऐसा कॉलम नहीं मान सकते जो अलग से बना, अलग यूनिक हो, ये भी नहीं लगा सकते। तब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया, आईडी और सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग आ गए, सबके मैथ अलग, साइंस अलग, इंग्लिश अलग, तीन अलग अलग हो गए। और यहाँ पे ये दो बार गलत गलत लिख गया, ये 12 89 और दो बार ही आएगा, ये नाम एक नाम नहीं आएगा इसमें, तो ये भी अलग अलग हो गए यहाँ पे, और सब्जेक्ट भी अलग अलग हो गए, तो यूनिक यूनिक हो गए। यहाँ पे यूनिक तीन सब्जेक्ट अलग यूनिक हो गए, और ये स्टूडेंट अलग, ये स्टूडेंट अलग, ये क्या एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है, गलत है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब टेबल को भागों में बांटा तो एक ऐसा कॉलम बन गया जिसमें नॉन 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 की मतलब इसमें तो की जरूरत नहीं है, रिपीट हो सकता बार बार पे, लेकिन यहाँ पे अलग की बना सकते हैं, तो पहचान हो जाएगी 12 89 कौन है। और जो 12 89 कौन है, भैया रमेश है ना। मिल जाए रमेश है, क्या कर रहा है, मैथ। 12 89 कौन है, साइंस, कौन है भैया, रमेश। दो बार लिख दिया है, इसके बाद इसी का मिल जाएगा, दो बार क्यों लिख रहे हैं अपन। नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पे निर्भर होते हैं। प्राइमरी की मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कॉलम बनाया जाएगा जो यूनिक होगा, तो इसमें एक ऐसा कॉलम ये आईडी यूनिक है, ये वाला, सबकी आईडी अलग अलग होगी। और मान लो रमेश जी अलग है, जैसा मैंने अलग है, तो इसका नंबर अलग होता है फिर। मान लो रमेश सावंत, ये रमेश सावंत है, ये भी रमेश सावंत है, पर ये कोई और रमेश सावंत है, तो इसका आईडी नंबर अलग, इसका आईडी नंबर अलग, है ना। कि अपने सेंटर पर लड़का पढ़ने आया है जिसका नाम मोहन है, तो ठीक है अलग एडमिशन ले लिया उसने डीसी पीडीसी में। दूसरा लड़का आता है मोहन नाम का, वो कर रहा है सीपीसीटी, वो भी मोहन है, तो उसका आईडी नंबर अलग अलग होगा।
तो उससे पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पे इस नंबर से पहचान हो जाएगी व्यक्ति की कि प्राइमरी की हो गया। तो ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, ये वाले एट्रीब्यूट भी जो मैथ वाले हैं, ये भी किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। तो ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट बनाए जाते हैं जो कि प्राइमरी की पर डिपेंड होते हैं। आगे दिया आखिरी थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ क्या होता है? थर्ड एनएफ मतलब जब अपना सेकंड एनएफ में काम किया और आपने तो टेबल बना दिया अलग अलग, तब भी आपका डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, डबल हो रहा है। आपका डाटा पूरा सही से रिपीट नहीं हो पा रहा, डाटा निकल नहीं पा रहा है। तो उसे अपन और शब्दों में तोड़ सकते हैं। जब कोई टेबल या रिलेशन तब थर्ड एनएफ में होता है जब वो सेकंड एनएफ में सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। वैसे तो सेकंड एनएफ में जरूरत पूरी हो जाती है ज्यादातर, पर किसी किसी के जो बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं अपन, तो बहुत ज्यादा डाटा होता है, टेबल एम्प्लॉय का, इसका ऐसा बहुत सारा टेबल होती है, एम्प्लॉय की भी, टीचर की भी, कोर्स की भी, रजिस्ट्रेशन है ना, फीस की, बहुत सी टेबल बनाते हैं अपन, ऑर्डर की, है ना। हमारा एक हॉस्टल भी है तो हॉस्टल की भी टेबल बनेगी, अलग से डाटा बनेगा। तो इतना सारा डाटा जब डाटा बनाते हैं अपन, तो उस जगह पे जब डाटा को अपन दो भागों में तोड़ लेते हैं, सेकंड अलग कर लेते हैं, तब भी हमारी समस्या बनी रहती है कुछ ना कुछ। तो उन टेबलों को और टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो इसे बोलते हैं थर्ड एनएफ। तो जब कोई टेबल या रिलेशन टेबल थर्ड एनएफ में तब होती है जब वो सेकंड एनएफ की सभी जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि जो समस्या थर्ड सेकंड एनएफ में आ रही है, उन समस्या को सॉल्व कर देता है, तो उसे बोलते हैं थर्ड एनएफ। क्या बोलते हैं? थर्ड एनएफ। अब थर्ड में भी समस्या आ रही है तो फोर्थ एनएफ, फोर्थ में भी आ रही है तो फिफ्थ एनएफ। पांच तक बताएंगे, पांच तक होती है, लेकिन अपन तीन के बारे में चर्चा करेंगे। तीन में काम चल जाता है, लोगों का काम सेकंड में हो जाता है, पर कभी कभी समस्या तो थर्ड में भी कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से पहली समस्या सॉल्व करी तो फर्स्ट एनएफ, दूसरे में आ गए, दूसरी समस्या सॉल्व करी तो क्या थर्ड एनएफ हो गया। तो इस प्रकार से जो उस टेबल को जितना अपन करते जाएंगे नॉर्मल, यानी कि नॉर्मलाइज करते जाते हैं, तो उसको वो हमें एनएफ बोलते जाते हैं। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, फिफ्थ एनएफ ऐसे बोलते हैं। तो थर्ड एनएफ तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो बस इतना आज बहुत है। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसको जाना जाना चला जाए। ये देखिए, ये हमने एक टेबल बनाई है जिसका हमारे की दे दिया, आईडी दे दी, कस्टमर आईडी अलग अलग ऊपर व्यक्ति के नाम रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे देखो एलन, एलन, है ना, आईडी अलग अलग है। ठीक है, तो अलग व्यक्ति हो गया, इसका ये शिपिंग एड्रेस भी अलग अलग हो गए, और जो भी आगे बताना है आपको, एड्रेस वेड्रेस मोबाइल नंबर भी बनाना है, और न्यू लेटर आप मोबाइल नंबर बना दो। ठीक है, तो इसमें चार कॉलम है। तो एक टेबल आपने बनाई जिसमें आप आईडी से आपको अलग अलग पहचान सकते हो। तो इसमें अपने प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी, इसी पे सब कुछ डिपेंड होगा। इस पे क्या होगा, सब कुछ डिपेंड होगा। तो हमने एक टेबल जो बनाई है, इसमें आइटम, आइटम की आईडी, आप कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की आईडी होती है। आप टीवी लेने का, लैपटॉप लेते, तो इसके साथ सबके नंबर अलग होते हैं, अलग नंबर होते हैं। आप इसमें जितने सब पार्ट लगे होंगे, हर पार्ट का अलग नंबर होता है, इसकी पहचान होती है, इसी में लगेगा और इसमें लगेगा नहीं। तो उसमें बोलते हैं आइटम का आईडी मान लिया अपन ने। ठीक है, तो ये आइटम के, और जो इन्होंने आइटम का नाम है, आईडी नहीं दिए, आइटम नेम है। ठीक है, शिपर कौन उसको सप्लाई कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सोनी, उसका नाम आ गया, और कितने रुपए की चीज है वो। ठीक है, प्राइमरी की यहाँ से आई, कस्टमर की, ये है अपना, ये भी आइटम आईडी ये लग गया, ये है ना, ऊपर लिखा है प्राइमरी की, ये आईडी ही है। जहाँ की लिखा है मतलब वो क्या है, आईडी, तो ये उसकी आईडी हो गई। और ये अपना क्या है, शिपर, शिपर की आईडी, जैसे कि हमारा माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और भी कंपनी हो सकती है, सोनी, आईबीएम, तो उनकी भी अलग अलग पहचान होगी, एक आईडी नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, है ना। तो ये अलग टेबल हो गई। इस टेबल में ये रिपीट नहीं होगा, जितनी भी कंपनी, सबके नाम अलग अलग होंगे, रिपीट नहीं होंगे।
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, दो बार नाम आ जाएगा बस केवल। ठीक है, उनके फोन नंबर हो गए अलग अलग, इसका नंबर अलग, इसका नंबर अलग। दो कंपनी काम कर रही है, तीन होंगी, चार होंगी, एलजी, सैमसंग, वो भी आ सकती है। अब माइक्रोसॉफ्ट डील करता है दो चीजों में, या सॉरी करता है चीज दो चीजों डील करता है, दो आइटम पे। तो उसका नाम, आइटम भाई टेबल रिपीट हो सकता है, देखो जरा। एक आइटम ये है, इसको कौन डील कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। और ये आइटम कौन डील कर रहा है? सोनी। यहाँ पे रिपीट हो गया, तो ये कॉलम इसके लिए प्राइमरी की हो गया, इस टेबल के लिए यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। लेकिन ये कॉलम दूसरे टेबल में रिपीट हो रहा है, दूसरी टेबल में, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड की। एक किसी की को, प्राइमरी की को किसी और टेबल में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड की बोलते हैं। यहाँ पे तो प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, लेकिन इसके लिए क्या हो गया? फॉरवर्ड की हो गया। तो इसकी प्राइमरी कौन कौन सी होगी? ये प्राइमरी की है, इससे पहचान होगी कि भाई ये बॉक्स कौन कर रहा है हमला इसको? माइक्रोसॉफ्ट। इससे कौन कर रहा है? सोनी। इससे कौन कर रहा है? सोनी। ये रिपीट नहीं होगा, ये एक्स बोर्ड वन दोबारा सोने के लिए नहीं आएगा। आप एक्स बोर्ड वन दोबारा लेते सोने के लिए नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। एक बार किसी को दे दिया, उसी को दे दिया, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा ये, है ना। कोई आईडी नंबर किसी को मिल गया एक बार, आधार नंबर किसी को मिल गया, दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। तो सिस्टम हो गया, ये आईडी किसी को दे दिया अगर अपन ने, तो किसी दोबारा को किसी और को नहीं देंगे अपन। तो ये बाकी सबको दे दिया, रिपीट नहीं होगा। कोई और आइटम है, वो हमने दे दिया सोनी को। और कोई आइटम है, सोनी को। और कोई आइटम होता सैमसंग को, इसमें नाम होता तो, इसमें नाम होगा तो ही आएगा इसमें, मनते नहीं आएगा, है ना। आप कह रहे हैं सैमसंग, सैमसंग में तुम लिखे नहीं है, इसमें कहाँ से आ जाएगा सैमसंग? तो एक टेबल जो हो गई, यहाँ से टेबल बनाया अपन ने, इसको इससे जोड़ दिया। अब इसकी आईडी इसमें आ गई, एक टेबल जो बनाई, इसकी आईडी इसमें आ गई, एक टेबल जो बनाई, इसकी आईडी इसमें आ गई। अब देखो यहाँ पे, ये आईडी नंबर है एटी स्मिथ की, ठीक है, कस्टमर आईडी हो गई। ये कौन सा आइटम ले रहा है? एक्सपोर्ट वन। कहां से आया? यहाँ से। तो अब एक्सपोर्ट वन कौन दे रहा है भैया? माइक्रोसॉफ्ट। कहाँ चेक कर लेंगे? यहाँ पे। आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इस टेबल पर लिखने की जरूरत नहीं है। कौन दे रहा है भैया? माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी क्या है? यहाँ चेक कर लेंगे अपन। तो हमने इतने बड़े डाटा को एक टेबल, दो टेबल, तीन, चार टेबल में बांट दिया, वरना हम इसी में करते। भैया इसमें तो ऑर्डर कर रहा है, अब क्या ऑर्डर किया है? आगे लिखो एक्स बोर्ड। क्यों? कौन सप्लायर है? माइक्रोसॉफ्ट। आईडी नंबर क्या है? दूसरा कॉलम बना, तीन कॉलम बनाना पड़ते हैं अपन को, है ना। अब जो आदमी ऑर्डर, और ऑर्डर जो इसने ऑर्डर कर दिए, मान लो ये भी ऑर्डर कर दिया, प्ले स्टेशन, पीएस बिल्ट, ये भी इसने ऑर्डर कर दिए, तो डाटा रिपीट होता, फिर नाम आगे आते, दिक्कत आती है उसमें, है ना। तो डाटा को रिपीट ना होना पड़े, तो क्या किया? फर्स्ट स्टैंडर्ड किया गया। तो देखो यहाँ पर डाटा रिपीट नहीं होगा, सबके आगे अलग कर दिया अपन ने। तो ये आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ये आईडी यहाँ पे आ जाएगी, इससे पहचान इससे हो जाएगी, इसकी पहचान इससे हो जाएगी। तो ऐसे कुछ टेबल लिंक करते हैं आपस में, उसे बोला जाता है थर्ड एनएफ। मतलब थर्ड एनएफ भी हो सकता है, फोर्थ एनएफ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो डाटा को इतने भाग बांट दिया, एक टेबल ये, एक टेबल ये, एक टेबल ये, तो यहाँ पर लिंक कर दिया, तो थर्ड एनएफ हो गया। तो क्या हो गया? ये थर्ड एनएफ हो गया, ठीक है। फर्स्ट एनएफ समझ में आ जाएगा, डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है उसमें। सेकंड एनएफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपनी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके अंदर। लेकिन आपको टेबल बहुत आता है, जैसे ये टेबल सप्लायर की है, एक आइटम की भी है, स्टूडेंट की भी टेबल है, मतलब कस्टमर की, तीन टेबल है, तो तीनों लिंक करना है आपस में। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन? एक टेबल बना लेंगे, इसे बोलेंगे थर्ड एनएफ। इसे क्या बोलेंगे? थर्ड एनएफ। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।